गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी 18 फरवरी 2025 को जिग द्वारा लिया गया एग्जाम का फुल एनालिसिस करेंगे। इसमें सबसे पहले ही हम लोग 1 से लेकर 30 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और आप खुद भी ट्राई कीजिए कि आपका जो टोटल 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर 30 तक, उसमें से आपका कितना सही कर पाए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका 1 से लेकर 30 में या टोटल 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही करके आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक दे रखा है, क्या देखिए यहाँ पे खंड यहाँ पे सेक्शन ए यहाँ पे दे रखा है। देखिए इसमें बोला कि प्रश्न 1 से लेकर 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न को आपको 1 अंक मिलेगा। यानी अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो गद्यांश यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, बोल रहा है उसके माध्यम से ही हम युग विशेष की जो समस्या है, परिस्थितियां तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जाति भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। यानी जो बोले जो जातीय भावों का प्रतिबिंब किस में देख सकते हैं? साहित्य में देख सकते हैं। अगला बोला कि प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वन बोला एक जाति की ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता रहता है। नेक्स्ट बोला कि हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। बोल रहा है कि जो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल का साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। अभी बोले कि साहित्य को हम लोग समाज का दर्पण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? हम लोग साहित्य को समाज का दर्पण कह सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का ए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए बोले कि जीवन की अभिव्यक्ति क्या है बताना। तो जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? एक साहित्य। ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको मिस करते जाना है कि आपका कितना आप सही कर पा रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपका 1 से लेकर 30 तक आप कितना सही करके आए हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बोल रहे हैं कि साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो साहित्य में हम लोग जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। बताने के लिए साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए की वीरगाथा काल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल भी। ऑप्शन सी है कि आधुनिक काल। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इनमें से सभी। यानी जो साहित्य में हम लोग वीरगाथा काल भी देख सकते हैं, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल में अंतर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले यहाँ पे एक पैसेज यहाँ पे दे रखा है। देखिए जो गद्यांश यहाँ पे दे रखा है उसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो गद्यांश है, गद्यांश बताना है कि जो विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत नहीं होना। अगर कोई विघ्न आए तो उसको देखकर हमें भयभीत नहीं होना है, बोल रहा है। अब न रहेंगे दलित दिन हम कहीं किसी से हीन न रहेंगे। बोल रहा है कि हम दलित दिन हम नहीं रहेंगे, किसी से क्या नहीं होंगे, हम हीन नहीं होंगे, बोल रहा है। और क्षुद्र स्वार्थ यानी अपना छोटा स्वार्थ के लिए खातिर हम तो कहीं ना गृहित कर्म करेंगे। यानी हम कोई नीच काम नहीं करेंगे। जो अपना जो स्वार्थ है, जो क्षुद्र स्वार्थ यानी जो कुछ छोटा मोटा स्वार्थ के लिए हम कोई भी नीच काम नहीं करेंगे, बोल रहा है। पुष्प भूमि और भारत माता जग की हम तो भीख ना लेंगे, मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा ही है। बोल रहा है कि जो हमारे धरती माँ है सब कुछ हमें ही देती है। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कदली चावल अन्न विविध और क्षीर सुधा में लुटा रही है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोले किसके आने पर भयभीत नहीं होंगे। तो किसके आने पर हमें भयभीत नहीं होना है? हमें विघ्न के आने पर भी भयभीत नहीं होना है हमें। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि भारतवासी किसके खातिर गृहित कर्म यानी निंदनीय कर्म नहीं करेंगे, बोल रहे तो अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए। यानी जो अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए हमें निंदनीय कार्य नहीं करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताने कि कभी क्या आशा करता है। तो कभी किसका आशा करता है? वो आशा करता है कि भारतीय किसी से पद दलित और हीन नहीं होंगे। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोले कि भारत माता हमें क्या देती है। तो भारत माता हमें खाने की विभिन्न वस्तुएं देती है। क्या देती है? खाने की विविध वस्तुएं देती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बताने की माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया का भेद है। तो माँ भोजन बना रही सकर्मक। क्या भोजन बना रही है तो कौन सा क्रिया होगा? वो सकर्मक होगा, क्योंकि
जो कर्म का फल कर्ता पे पड़े, यानी भोजन बनाने का काम कौन कर रही है? माँ कर रही है। यानी जिसमें काम का फल कर्ता पे पड़े, यानी कर्म का फल अगर कर्ता पे पड़े उसको बोलते हैं हम लोग सकर्म। यानी सकर्म मतलब जिसका आंसर हम क्या से दे सकते हैं, क्या से दे सकते हैं। यानी माँ क्या कर रही है? तो माँ भोजन बना रही है। सही आंसर क्या होगा? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 9 का ए सही आंसर होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें, यहाँ पे देखिए कौन बोले कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया होगा कि जिसका आंसर हम क्या में नहीं दे सकते हैं। तो बच्चा सो रहा है, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि बच्चा मतलब बच्चा सो रहा है, क्या होगा इसका सही आंसर? को अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें, यहाँ पे देखिए मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तो और अगला एक उपवाक्य होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग आश्रित उपवाक्य। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करिए, यहाँ पे देखिए बताना कि यदि परिश्रम करोगे तो ही आपको अवश्य फल पाओगे। ये वो कौन सा वाक्य है बताना है आपको। तो ये सरल वाक्य तो नहीं होगा, उपवाक्य भी नहीं होगा। सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का बात करिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोले कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें कि आम का अर्थ होता है एक फल होता है। बिल्कुल सही जवाब। और आम का दूसरा एक अर्थ होता है सामान्य। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आम आदमी है, मतलब सामान्य आदमी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। आप उम्मीद करते जाइए कि आप कितना सही बना के आए हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपका आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करिए। निम्न में से भाववाचक का उदाहरण बताना है आपको। तो भाववाचक उदाहरण होगा मां से नहीं चला जाता है। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ पे देखिए बताना है कि इसमें माता पिता कौन सा समास है। तो जिसमें स्टेप अगर डिस वाला रहेगा तो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये पाठ लिया गया ये हो कहानी, एक कहानी और 20 से, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करिए बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखक का मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हीन भावना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक दे रखा कविता, यहाँ पे दे रखा, थोड़ा सा कविता को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए कविता बोल रहे कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। अगला बोल रहा है कि विद्युत छवि उर में नव जीवन काले। अब क्या करेंगे? आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया। सही आंसर का उत्साह कविता से। ये जो कविता है ये आपका लिया गया है उत्साह कविता से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का बात करिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो बादल है पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बताना है आपको बालक जो आमिरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते। तो ऑप्शन नंबर ए के संकट मोचन मंदिर बिल्कुल नहीं जाते रहे थे। ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ मंदिर भी नहीं जाया करते। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा बालाजी मंदिर जाया करते थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बताना है कि जो बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। तो बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? ये ऑप्शन नंबर बी होगा कैप्टन चश्मे वाला। क्वेश्चन नंबर 23 बताना है कि जो बाल गोविंद भगत थे लगभग कितने वर्ष के थे। वो लगभग थे 60 ईयर यानी 60 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बताना है कि जो कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है बताना है। तो कहानी लेखन के लिए विचार की भी आवश्यकता है, पात्र भी होना जरूरी है। ऑप्शन सी घटना भी होना एकदम जरूरी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा। तो ऑप्शन है कि परशुराम को बिल्कुल इसका धनुष नहीं था, ब्रह्मा जी का भी धनुष नहीं था, विष्णु जी का भी धनुष नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिव जी का धनुष। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि गोपियों ने कड़वी ककड़ी नहीं कड़वी होगा कड़वी ककड़ी क्या होगा यहाँ पे कड़वी ककड़ी के समान किसको बताया है बताना है योग संदेश को। किसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो गोपियों ने कड़वी ककड़ी योग संदेश को बताया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27 बोले कि कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? छाया को तो हम छू नहीं सकते हैं, तो हमें से क्या होगा? हमें से दुख की ही प्राप्ति होगी। छाया को छूने का प्रयास करेंगे तो हमेशा दुख की ही प्राप्ति होगी, यानी बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बताने कि यह दंतरुत मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु। यानी जो ये दंतरुत मुस्कान कविता में शिशु क्या वो कवि को एकटक निहार रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बताने की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? तो बताना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और आज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए, ये बोला कि भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारकेश्वर नाथ। ये आज का सेशन के लास्ट क्वेश्चन था। यानी अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 1 से लेकर 30 तक, यानी टोटल 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही कर पाए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद लगा होगा, और पसंद आया तो अपने श्रद्धा से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।